में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का है और इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सेक्शन बी में लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, जिनमें से 1 से 30 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा और चुन करके केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 15 गुने 2 बराबर 30 अंक हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन बनाइएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो टोटल 30 अंक का ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन को लिखना कितना है, अधिकतम 40 से 60 शब्दों में ही उत्तर को देना है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि भूमंडलीकरण क्या है और 3 नंबर क्वेश्चन में है विश्व व्यापार संगठन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें और 5 नंबर में है न्याय क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अधिकार को परिभाषित करें और धन विधेयक क्या है और 8 नंबर क्वेश्चन में है धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है। 9 में दिया हुआ है कि संप्रभुता क्या है और 10 नंबर क्वेश्चन में है नक्सलवाद क्या है और 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है और 12 नंबर क्वेश्चन में है निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं। फिर आगे हम लोग इसमें देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नागरिक स्वतंत्रता क्या है और 14 नंबर में अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं और 15 नंबर में क्षेत्रवाद क्या है। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है आर्थिक न्याय क्या है और 17 नंबर में बहुदलीय व्यवस्था क्या है और 18 नंबर क्वेश्चन में है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करें और फिर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यायिक सक्रियता क्या है। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति की किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख करें और 21 नंबर क्वेश्चन में विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन में है संयुक्त राज्य संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें और 23 नंबर क्वेश्चन में है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है और इसमें फिर 25 नंबर में दिया हुआ है भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 3 अनिवार्य कारक बताएं। क्वेश्चन में आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ दिया हुआ है नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शिमला समझौते के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं लिखें और 28 नंबर क्वेश्चन में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है और 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है और 30 नंबर क्वेश्चन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। ठीक है, इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से चुन करके केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और इसको लिखना है 120 से 40 शब्दों में। और चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे राज्य क्या है इसके तत्वों का विवेचन करें। ठीक है, और 32 नंबर क्वेश्चन में है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन करें। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। 34 नंबर क्वेश्चन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का विवेचन करें और 35 नंबर पूछा हुआ है भारत में चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन करें और 36 नंबर में भारत में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण बताएं। नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखें और 38 नंबर क्वेश्चन में है विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन करें। नंबर 1 में दिया हुआ है दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे समूह, यानी दबाव समूह क्या है तो लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जिसमें अपने हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है, इसे ही दबाव समूह कहा जाता है। चलिए फिर 2 नंबर में है भूमंडलीकरण क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे भूमंडलीकरण, इसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में जो आपसी तालमेल होता है उसी को बढ़ाने का जो प्रयास होता है भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। ठीक है, यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें, तो इसका उत्तर लिखना है कानून के 2 स्रोत निम्नलिखित हैं
पहला संविधान और दूसरा विधान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है न्याय क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को वह मिले जिसका वह हकदार हो, उसे न्याय कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को उसका जो हक मिलता है उसी को क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकार को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति को कानून और समाज की सहमति से मिली सुविधा या दावा, उसे अधिकार कहते हैं। यानी अधिकार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कानून और समाज की सहमति से, यही मेन पॉइंट है, कानून और समाज की सहमति से उसकी जो सुविधाएं मिलती है, उसको जो सुविधाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है धन विधेयक क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि धन विधेयक एक वित्त कानून है। जो धन विधेयक है वो एक क्या है, वित्त कानून है, जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, ठीक है, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह केंद्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ है एक ऐसी नीति या सिद्धांत जिसमें राज्य या समाज सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। धर्मनिरपेक्ष होता है कि ऐसी इसमें नीति या सिद्धांत शामिल होते हैं जो किसी राज्य या समाज या किसी धर्म के, कोई भी धर्म हो, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, उसे ही धर्मनिरपेक्षवाद कहा जाता है। और किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है, धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। यानी यह धर्मनिरपेक्षवाद जो है वो किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संप्रभुता क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे संप्रभुता का मतलब है किसी राज्य या समुदाय के पास सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति या प्राधिकार का होना। संप्रभुता एक राजनीतिक अवधारणा है, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी राज्य या समुदाय के पास सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति का प्राधिकार प्राप्त होना, यही संप्रभुता कहलाता है। और संप्रभुता एक राजनीतिक अवधारणा है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नक्सलवाद क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू माजुमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संविधान और संविधानवाद के बीच एक मुख्य अंतर है कि संविधान आमतौर पर सरकार द्वारा बनाया गया एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान जो है वो आमतौर पर सरकार के द्वारा बनाया गया एक लिखित दस्तावेज है, अक्सर नागरिक समाज की भागीदारी के साथ, जबकि संविधानवाद एक सिद्धांत और शासन की एक प्रणाली है जो कानून के शासन का सम्मान करती है और सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शासन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लंबा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस समय आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नागरिक स्वतंत्रता क्या है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है किसी व्यक्ति को सरकार या किसी अन्य संस्था से अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति मिलना, ठीक है। यही नागरिक स्वतंत्रता कहलाता है। यानी इसका मतलब ही होता है कि किसी व्यक्ति को सरकार या किसी भी संस्था से अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति मिलना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रवाद क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क्षेत्रवाद का मतलब है किसी खास क्षेत्र के लोगों का अपने क्षेत्र के लिए आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से जागृत होना क्षेत्रवाद कहलाता है, ठीक है। चलिए कुल 15 ही क्वेश्चन इसमें दिए थे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए।